गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ विष्णु कुमार जांगिड़ है, जिन्होंने आरएएस की परीक्षा पास की है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी, किस प्रकार उन्होंने मेहनत की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कौन कौन सी बुक का इस्तेमाल किया और उनके पूरे संघर्ष की कहानी आपके हमारे सामने है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। देखो, मेरा नाम विष्णु जांगिड़ है और मैं अपने चौमू से ही बिलोंग करता हूँ और यहीं अपना घर है। मेरा स्टडी जो हुआ है वो दूदू हुआ है और उसके बाद में मैंने 10+2 में मेरी कॉमर्स थी। उसके बाद में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद मास्टर डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद में मैंने जो हमारे आईटी के अंदर जो कोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो मैंने किए। उसके बेस पे मैंने जो है प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से जॉब करी, आईटी सेक्टर में। उसके बाद में कोई मोड़ ऐसा आया कि उसके बाद जो है सीधा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने का मन बना और उसी के आधार पर ये तैयारी करी और फिर परिणाम देने वाला ऊपर है ही बैठा है, आप जानते हैं। सर, आपके जो कॉमर्स विषय आपने लिया 11th में, तो इसके पीछे की वजह कि आपने कॉमर्स चुना कि साइंस में भी आजकल काफ़ी बच्चे जाते हैं, आर्ट्स भी थी, फिर आपने कॉमर्स कैसे चुनी? देखो, मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट में जो है मैं पॉइंट का बहुत अच्छा फील्डर रहा हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलता था कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। तो वो सब नॉर्मल थी। दोस्तों ने कॉमर्स ली इसलिए हमने भी कॉमर्स ले ली। दोस्तों के हिसाब से आपने ली? हाँ, कोई विशेष रीज़न नहीं था। तो 10th और 12th में आपके क्या परसेंटेज बने थे उस समय? 10th और 12th में मेरे नॉर्मल परसेंटेज थे 40 और 40 से 50 के बीच में मेरे परसेंटेज। 40 से 50 के बीच में आप परसेंटेज बने थे। जी। फिर आपने कॉलेज की या स्नातक कहाँ से की थी आपने? मैंने हमारे संत कबीर महाविद्यालय है दूदू में, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। तो वहाँ से मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया। पूरा किया। तो आप पहले से ही एवरेज विद्यार्थी रहे हैं। हाँ, तो एवरेज। बाद में जो कौन कौन सी आपने अच्छी अच्छी जो कंपनियों में काम किया है उसका एक बार नाम बता दीजिए, कौन कौन से किया था? मैंने आईटीसी राजपुताना में, रामबाग पैलेस में और अपने जो विप्रो फाउंडेशन है उसमें। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ पे मैंने जॉब करी है। और आईटी सेक्टर की जॉब थी तो वो जॉब अच्छे से करी, लेकिन उसके बाद में फिर अब आप जानते हो जहाँ नियति होती है वहाँ जाना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर वो जॉब रिजाइन करके उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और प्रिपरेशन के दौरान ये दूसरा अटैम्प्ट है मेरा आरएस के लिए। तो सर, वो टर्निंग पॉइंट जाना चाहते हैं हम कि कहाँ से वो बदलाव आया कि आपको लगा कि मुझे अब ऐसे एवरेज नहीं रहना है, पढ़ना है, पढ़ाई में भी जाना है। प्रशासनिक सेवा में जाने का सुझाव किसने दिया आपको? सर, इसमें तो इतना ही कहूँगा मैं कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद द आईटीसी राजपुताना, दैट टाइम जयपुर के पुलिस कमिश्नर थे बीएल सोनी सर। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात के दौरान मुझे लगा कि यार सर्विसेज और भी नौकरियां होती है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं तो नौकरी है, बाकी नौकरियां और भी है। तो उसके बाद में फिर उनसे मुलाकात के बाद में लगा कि यार कुछ और चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने यूपीएससी और आरपीएससी सर्च किया, देखा करा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उसी के आधार पर फिर वो रिजाइन करके और तैयारी शुरू कर दी। घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, इसलिए सब कुछ ठीक रहा। फर्स्ट अटैम्प्ट एक बार आप क्लियर नहीं कर पाए थे, तो सेकंड में प्री और मेंस की क्या क्या तैयारी, कैसे उसके हिसाब किस हिसाब से किया थी आपने तैयारी? इसकी तैयारी में ये है कि जो आरएस का पैटर्न है ना, वो एक थोड़ा सेट पैटर्न होता है कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर के जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से देखेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे इकोनॉमी सर्वे से इतना क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, और राजस्थान का पोर्शन इतना है। तो अगर थोड़ा सा 70% पोर्शन को हम ठीक करके जाएं तो हमारा एग्ज़ाम आराम से निकल जाता है। अगर हम 100% के पीछे भागते हैं तो 100% तो कभी कुछ होता नहीं। हाँ। तो जब इसकी तैयारी कर रहे थे आप, तो आपका जो पूरा दिन का शेड्यूल बताइए, कैसे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सुबह, शाम को, दोपहर में, क्या शेड्यूल था आपका पढ़ाई का? देखो, इसमें मेरे हिसाब से क्या है कि अब कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि हम जितना पढ़ते हैं उतना ही थोड़ा ठीक रहता है। अगर हम एवरेज स्टूडेंट हैं तो थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा जो है इंटेलिजेंट रहे हैं शुरू से, वैसे इंटेलिजेंट की डेफिनेशन ये तो है नहीं कि परसेंटेज ज़्यादा है वो इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा हमारा ब्रेन सही रहा है तो फिर चीज़ें जल्दी समेटने में आ जाती हैं। बाकी सिलेबस बहुत बड़ा होता है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखें, उसके बाद में उनका प्रैक्टिस करें। हम टेस्ट कितने दे रहे हैं, किस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा शेड्यूल क्या रहा है, इन सब के ऊपर हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। उसके बाद में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वही प्रैक्टिस हमारे को एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमारा साथ देती है। हमें ऐसा लगता है कि हम आज भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हैं। जब हम प्रैक्टिस नहीं करके एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं जिनसे हमारा जो पेपर है वो उतना बैलेंस नहीं रह पाता जितना होना चाहिए।
तो सर ऐसी कौन कौन सी बुक लिस्ट है जिसने आपने अध्ययन किया था, फेवरेट जो अच्छे अच्छे राइटर्स की हैं, जो आप बता सको हमारे दर्शकों को जीके के लिए? देखो इसके लिए देखो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अपनी एनसीईआरटी बुक्स होती है उनको आप थोड़ा देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है उसकी पुस्तक आती है, मानक पुस्तकें मानी जाती है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें चलती है ना बाजार में किसी पर्टिकुलर राइटर की, तो वो क्या गाइड मानी जाती है, वो गाइड होती है। और अपन बात कर रहे हैं पुस्तकों की, तो जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, आरएस का सिलेबस आप देखोगे, अगर उनको पूरा मिलान करोगे तो 6 से लेकर 12 तक की जो बुक्स आती है उनके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर उनको हम समराइज करके अच्छे से शॉर्ट नोट बना के तैयार कर लें तो हमारा जो है सिलेक्शन होना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। और सर आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने किस प्रकार तैयारी की थी? करंट अफेयर्स का कैसे किया था? देखो करंट अफेयर्स के लिए क्या है, एक तो हमारे कुछ बुक्स आती है बाजार में। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल होता नहीं है, ये कहने की बात है, लेकिन बच्चे का इतना टाइम दे नहीं पाता। तो वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी फॉलो करें। जैसे अभी एक तेज सिविल की मैगजीन आई है करंट अफेयर्स की। अगर जैसे अभी जो आरएस की एग्ज़ाम लगने वाली है, अपकमिंग एग्ज़ाम है 2-3 महीने में, अगर उसमें कोई उसको पढ़ता है तो अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। और करंट अफेयर्स के तैयार तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक सूजस आती है हमारे, राजस्थान गवर्नमेंट की बुक आती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो वहाँ से आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर से आ जाते हैं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते आप तो कोई भी मंथली मैगजीन आप लीजिए जिसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का अफेयर्स कवर हो, तीनों का शामिल हो। हाँ, अगर वो ऐसी कोई बुक आप ले रहे हैं तो वो बेस्ट है। जैसे अभी मैं प्रेफर करूँगा अभी के लिए, अभी तेज सिविल की बुक आई है वो बेटर है। तो सर हम उस दिन की जर्नी जानना चाहेंगे कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपका नंबर आया, तो किसने आपको कॉल किया, किसने बताया, और परिवार में आपके फैमिली माहौल कैसा था उस दिन का? आप कितने खुश थे? मैं जयपुर था, मैं घर नहीं था, और ऐसा था कि पिछले 3 दिन से ये चल रहा था कि रिज़ल्ट आ जाएगा या आ जाएगा, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ज़्यादा लंबी थी। तो रिज़ल्ट आखिरकार एक समय आ गया जब लगभग 9 से 10 के बीच में टाइम हो रहा था रात को। जब टाइम आया और रिज़ल्ट आया, उस टाइम धड़कन तो पिछले 2 दिन से ज़्यादा वैसे ही तेज़ चल रही थी, क्योंकि उससे पिछले साल भी रिज़ल्ट आया था जिसमें हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव रहा था। तो वो डर था कि क्या होगा। फिर समय के साथ रिज़ल्ट आ गया और इंतज़ार हम बहुत सारे ग्रुप वाले, मतलब पूरे बहुत सारे दोस्त मिलके कर रहे थे। रिज़ल्ट में देखा किसकी कोई अच्छी रैंक आई है, किसकी थोड़ी कम रैंक आई है, कोई दोस्त बाहर हो गए। तो ओवरऑल ये रहा कि सब ट्राई ये करते हैं कि एसडीएम बने, तो उसमें नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। अब पूरा वैकेंसी निकला, पूरी दोस्त लगे, अब उसमें से हमारे एक किसी दोस्त का चयन एसडीएम में हुआ, एक 2 का आरपीएस में हुआ, मेरा कोऑपरेटिव में हुआ, जैसे किसी का आबकारी में हुआ। लेकिन ओवरऑल हम इस बात की खुशी मनाएं कि हम ग्रुप में लगभग 13 जने थे। 2 हमारे दोस्त थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाकी हम 11 का सिलेक्शन एक ही बैच में हो गया था। बैच में वो हाँ, खुशी की तो बात वो थी। खुशी की बात रही। भी घर बताया, मामा जी को बताया, भैया को फ़ोन किया, मम्मी से बात करी, दीदी से बात करी, फिर दोस्तों के फ़ोन आते रहे। फिर अगले 3 दिन तक तो माहौल ऐसा था कि मेरा फ़ोन, मतलब मेरे को खाना खाने के लिए फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे करना पड़ रहा था। हाँ, इतना ज़्यादा था। बधाइयों का तांता लगा रहा, और मिठाई वगैरह भी काफ़ी। मिठाई हाँ। और साफे पहनना और मतलब लोगों का जो नज़रिया था वो सब बदल गया। 2 साल पहले चीज़ें अलग थी और जैसे रिज़ल्ट आया उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा बदली। मुझे लगा कि समाज वही है, लोग वही हैं, लेकिन उनका नज़रिया इतना जल्दी बदला, और बदलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई सफलता के तो क्या होता है कि 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। जो असफल होता है ना, उस समय ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को, परिवार वालों को भी और सभी को, दोस्तों को भी, कि जब कोई असफल होता है ना तो उस समय उसको ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उस समय उसको थोड़ा पुश करिए आप, तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। और सर आप शुरू से अभी तक पढ़ाई करें, तो उसमें परिवार का, आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके प्रति? फैमिली का सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा रहा, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मामा जी को और मेरे भैया को दूंगा। ये हमेशा मतलब मेरे साथ रहे, और कभी ये नहीं कहा कि आप जो है सक्सेस नहीं मिली तो ये हो गया। जब मेरा अटेम्प्ट दिया मैंने और रिज़ल्ट नेगेटिव रहा, फिर मैंने फ़ोन किया तो एक ही बात बोली, सिंपल, ठीक है दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है। सिंपल तरीके से। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ये हो गया वो हो गया। तो फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, भाभी जी ने, सब ने, दोस्तों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हमारे दोस्त हैं जो पहले ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उन दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और चूँकि हम ऐसे माहौल में रहते थे जहाँ पर फेलियर भी दिखते थे और सक्सेस भी दिखती थी, दोनों चीज़ें दिखती थी, तो उससे क्या कि चीज़ें बैलेंस रही, और हमारा भी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि कभी जो है मोटिवेशन डीमोटिवेट नहीं हुआ है, मोटिवेशन लगातार बना रहा।
इसलिए मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि मोटिवेशन कहते हैं बच्चे की मोटिवेशन चाहिए, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन शुड बी इनसाइड आउट। इनसाइड आउट, हाँ, ये अंदर से बाहर आना अंदर चाहिए। से बाहर। भाई आप RAS IAS बन रहे हो तो इतना मोटिवेशन आप में होना चाहिए कि आप कल इतनी जनता को चलाएंगे, इतने लोगों को मैनेज करना पड़ेगा आपको, तो फिर उस समय कहाँ से लाओगे मोटिवेशन? क्योंकि जो पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है आपकी वही रहेगी आगे भी। जी। आपकी जो अभिरुचि है, आप फ्री टाइम में क्या करते थे? आपकी आपकी हॉबी क्या है आपकी? देखो मैं पहले तो क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट का बहुत शौक था। सबसे पहले वो था हाँ, तो वही था ज़्यादा मैटर। तो उसके क्रिकेट पहला पैर था आपका। हाँ, और इसके अलावा तो क्या दोस्तों के साथ बातें करना, और कोई विशेष इतनी हॉबी तो है नहीं। कभी कभी बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं। बैडमिंटन वगैरह क्रिकेट ही आपकी है, वो भी कह सकते हैं इनको। और सर जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो इस साल भी अभी जो पोस्ट आई है RAS की, तो उनको कैसे तैयारी करें, किस प्रकार की तैयारी को परखें, उन कौन सी प्लानिंग करें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे वो आपकी तरह सफल होकर RAS बने? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले सिलेबस निकल आइए। सिलेबस के ये बिंदु देखिए जो आपको आते हैं, और वो देखिए जो नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके ऊपर थोड़ा काम करिए, और रोज़ का शेड्यूल बनाइए कि मेरे को ये मेरा जो कोर्स है इतने दिन में जो है एक बार रीड करना है, और कम से कम 3 या 4 बार वो रिवाइज हो जाए। उसको जांचने के लिए आप क्या करिए, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज चलती है। बहुत सारी कोचिंग है जयपुर के अंदर, सिविल वाली कोचिंग टेस्ट सीरीज चल रही है, स्प्रिंग बोर्ड की, सम्यक की, बहुत सारी कोचिंग है जिनकी टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है। किसी भी कोचिंग की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर मेरे से पूछते हो तो मैं कहता हूँ कि तेज सिविल की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और जो है उसका प्राइस भी बहुत कम रखा है उन्होंने। अब उससे क्या होगा कि जब वो बच्चा टेस्ट देगा, चाहे वो ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। घर बैठ के भी आप जो है चोमू बैठ के भी, जरूरी नहीं है जयपुर जाना, चोमू बैठ के भी आप टेस्ट दे लो। उसका प्रिंट आउट निकलाइए, टेस्ट दीजिए, आंसर की चेक करिए, और फिर अपना मार्क्स देखिए। अगर मार्क्स हमारे 50% आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी तैयारी ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है। और कट ऑफ का मैं बता देता हूँ आपको। जैसे प्री का कट ऑफ, प्रीलियम्स का कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स में से, 200 मार्क्स में से प्रीलियम्स का कट ऑफ जाता है 85, 86, 90, 78 इतना। तो अगर आप 50% मार्क्स ला रहे हो, उसका मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ये प्री का आपका तैयारी हो जाएगा। ऐसे ही तैयारी करते करते जैसे ही प्री हो, उसके तुरंत बाद आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर मेंस की तैयारी बेहतर रही तो फिर परिणाम भी बेहतर होने वाला है। और सर इंटरव्यू कैसे तैयारी, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें अपनी? देखो इंटरव्यू क्या है कि चीज़ ऐसी है कि एक महीने में इसकी तैयारी होती नहीं है। ये क्या होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, जो हमारे ब्लड में है, वो चीज़ें ऑटोमेटिक इंटरव्यू के सामने बाहर आएंगी। हम बाहर कितना भी तैयारी करके चले जाएं, वो जैसे ही उस इंटरव्यू RPSC के उस इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं ना, हम सारी पूरी की पूरी तैयारी जो है धैर्य रह जाती है, और वो चीज़ निकल के आती है जो रियल में हम हैं, जो आप रियल में होते हैं। हाँ। सर ने बताया कि जो टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है, कि बिना टेस्ट के आप जाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है। और सर लास्ट में एक कोई मोटिवेशन लाइन आपको याद आ रही हो, ये आपकी फेवरेट हो, तो बता सको मैं दर्शकों के लिए। कोई सफलता के कोई मूल मंत्र, कोई एक लाइन? मैं तो इतना ही कहता हूँ कि भाई लाइफ में ना बाउंस बैक रहना चाहिए। बाउंस बैक करो जब भी डिमोट, क्योंकि लाइफ क्या होती है कि इस सर्किल में चलती है, ठीक है ना। अगर कभी हम अप हैं तो कभी डाउन होंगे, ये डैम श्योर है। सूरज भी, वैसे तो सूरज उदय और अस्त होता नहीं है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम कहते हैं कि सूरज जब उदय होता है तो अस्त भी होता है, ठीक है। तो मतलब अगर अस्त हुआ है तो उदय भी होगा, ये भी डैम श्योर है। अगर बहुत गहरी रात है और बहुत गहरा अंधेरा है, और हमें लग रहा है कि पूरी घोर निराशा छा गई है और हमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम अगर मेहनत करते आ रहे हैं तो थोड़ा से कदम और चलिए, क्योंकि अब जस्ट सवेरा होने वाला है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं अपने स्टडी में, जैसे जॉब वाले कोई लोग होते हैं, जॉब वाले भी ये कहते हैं कि हम कैसे तैयारी करें। जैसे कोई टीचर बन गया, वो RS बनना चाहता है, तो उनको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है। अगर वो टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं ना, तो आराम से 6 आवर्स की अगर पर डे कंटिन्यू स्टडी हो पाती है ना आपकी, तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप पास नहीं कर पाए। सर ने बहुत अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया, जो अधिक क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, बाउंस बैक करना। जैसे कोई टीम अगर हार जाती है तो फिर आगे वो बाउंस बैक करके विरोधी को हराती है। तो सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर की बातों के आपने सुना होगा, प्रेरणा ली होगी, मोटिवेशन ली होगी। और सर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि अपने चैनल में आए, अपने को समय दिया। और सर को RS बनने की बहुत बहुत बधाई। इनका उज्जवल भविष्य रहे, और आगे भी ये अपने आप को और हम सबको ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। लास्ट में अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन की तरफ से सर को उपहार, छोटी सी भेंट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी आने वाली वीडियोज़ है तो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद। जय हिंद।